आपको मिलाने जा रहा हूँ अपने ही इंस्टीट्यूशंस के पूर्व निदेशक से, और ख़ास करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जिनको एक लंबे समय तक देखा गया है कि आईआईटी में होने के बावजूद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को एक अच्छा अपना मानते हुए, प्यार देते हुए, और संयोग की बात है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में भी सर सुशोभित रहे हैं। तो सर प्रणाम। सर प्रणाम। सर परिचय के मुहताज आप नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि अगर कुछ चीज़ें, क्योंकि हम आपके साथ वो पल भी गुजारे हैं जिस पल में कई अनुभवों को साझा किया हुआ है। ठीक है, तो सर इतने लंबे अनुभव के बाद आपके नज़रिए में सर जो शैक्षणिक व्यवस्था है हमारे देश की, उसमें किस आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है सर? शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो है मानव को बनाना, मानव को तैयार करना। मूल उद्देश्य और उसके आधार पर एक मानव के रूप में जी सके, लोगों के साथ में जी सके, अपने परिवार के साथ पूरक हो सके, उनकी स्वावलंबी हो सके, समाज के लिए दे सके, और उसमें जीविका उपार्जन, जिसको कहेंगे कि पैसे कमा के अपनी जीविका चलाना परिवार की, ये भी एक हिस्सा है, पर ये बहुत छोटा हिस्सा है। आज क्या हो गया है कि यही मुख्य और कहें तो सोल एक ही लक्ष्य रह गया है। छात्र भी यही चाहते हैं, शिक्षा संस्थाएं भी इसी के लिए काम करती हैं, तो उसमें जो कहीं जो मूल उद्देश्य है वो छुप गया है, और इसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। संस्था के अंदर भी आती हैं, और जब इस तरह के छात्र पढ़ के बाहर जाते हैं तो उनको भी क्लियर नहीं होता है कि वो क्या करें, उनका उद्देश्य क्या है। जबकि शिक्षा संस्था एक जगह होती है जहाँ पूरा एक चीज़ें खुल जाती हैं, इसमें रहकर छात्र तय कर सकता है कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। यहाँ छात्र इतना ही पे रह जाता है कि मुझे पैसे कैसे कमाने। जबकि आज देखें तो जीविका एक साधारण लक्ष्य है जो सबको प्राप्त हो सकता है। उसके लिए इतना डर, इतना भय, इतना कंपटीशन, ये सब की आवश्यकता नहीं है, जबकि दूसरी चीज़ों को करने की ज़रूरत है। सर जैसे ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं कई बार कि कोई चीज़ आदर्श कैसे होती है, तो सर आपके नज़रिए में आदर्श शिक्षा किसको कहेंगे? जो मूल उद्देश्य को हासिल कर सके, मैं उसको आदर्श शिक्षा ही कहूँगा। जो उद्देश्य है वो हासिल हो रहा है, उसमें छात्र जो है चरित्र के साथ भी निकल रहे हैं, वो एक व्यवहार अच्छा है, अपने परिवार में अच्छे से जी सकते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं, जीते हैं, और साथ में समाज के लिए भी कुछ करते हैं। मतलब ऐसी शिक्षा जो इन तीनों चारों आयामों को पूरा करे, ये आदर्श शिक्षा है। सर विद्यार्थियों के लिए आज की परिस्थिति में बहुत टफ है कि वो किसी रूटीन को फॉलो करें, तो सर आपके नज़रिए में कुछ वैसा है, मतलब कुछ आमूल चीज़ बताइए कि जो विद्यार्थी ज़रूर अपनी रूटीन में फॉलो करें। एक चीज़ जो हो गई है, जो रोज के ज़िंदगी में भी जो जितना रैंडमनेस आ गई है, मैं कहूँ आज ये किया, आज इतने बजे उठे, कल खाने का समय भी ठीक से नहीं है, तो जो अपना एक सामान्य जो विहार चाहिए, दैनिक कार्यक्रम चाहिए, वो भी फिर डिस्टर्ब हो जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आ गए हैं। उसमें मोबाइल एक है, मोबाइल के अंदर देखेंगे तो उसमें तरह तरह की चीज़ें हैं, गेम्स भी हैं, व्हाट्सएप भी है, वीडियो गेम्स भी आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है डिस्ट्रैक्ट करती हैं, और हमारा समय कब निकल जाता है हमें पता नहीं चलता। तो जो शिक्षा का जो बहुमूल्य समय है, क्योंकि जब छात्र शिक्षा संस्था में आया हुआ है और हायर एजुकेशन में आया हुआ है,
वो 4 या 5 साल बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि इसके बाद में वो अपने जीविका उपार्जन में लगने वाला है और जिम्मेदारियां आने वाली हैं। तो जो तैयारी, जिंदगी की तैयारी चाहिए, उसके लिए ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। वो निकल जाते हैं तो बाद में उस जो है वो छात्र जब उस पर जिम्मेदारियाँ आती हैं तो वो एकदम परेशान हो जाता है, क्या करूँ, मेरी तो तैयारी नहीं है सर, मैं परिवार में कैसे जुड़ूँ, मैं दूसरे अपने बच्चों से क्या करूँ, अपनी पत्नी से, अपने माता पिता से, अपने पड़ोसियों से, और अपने काम में भी तो व्यवहार है। तो काम में सैलरी मिल रही है, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो मिल के करना होता है, तो उसके लिए व्यवहार और संबंध चाहिए, उसकी भी तैयारी नहीं है। तो सर कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं भी इंस्टीट्यूट में आया, आप भी आए होंगे शुरुआत दौर में, तो जो भूमिका एक संस्थान की जो होनी चाहिए, क्योंकि कई बार आज के समय में तो इतना जो रेंडमनेस है सब, इसके चलते बहुत टफ है कि एक बच्चा रूटीन में अपने से हो जाए। तो क्या ये जरूरी है सर कि संस्था भी कुछ निरूपित करे उनके अंदर कुछ रूटीन वाइज? नहीं, बिल्कुल, वो तो संस्था की जिम्मेदारी भी है। इसमें एक है कि आज का जो माहौल जैसा है, उसमें इस तरह की चीज़ को किसी रूल के तहत लागू कर पाना ये बहुत मुश्किल काम हो गया। एक तरीका तो ये है कि हम इस तरह की एक्टिविटीज़ करें जिसमें छात्र अन्य छात्रों के साथ मिल के कुछ करें, इंक्लूडिंग गेम्स। खेल भी कौन से खेल जिनमें टीम वर्क आता है, इसमें मिल के खेलते हैं, उसमें शारीरिक श्रम भी है जो हमें अच्छी, हाँ, हमें निरोग बनाता है, हेल्थी रखता है, और साथ में वो बॉन्डिंग जो होती है उसमें हेल्प करता है। इसके साथ में मूल्य शिक्षा साथ अगर है तो उसमें छात्र ये समझता है कि ये सब जो है, जो चारों तरफ वो देख रहा है, चाहे समाज की दुर्दशा देख रहा है या लोगों में झगड़े देख रहा है, उसमें उसके प्रति ये आए कि भाई ये अभी टेम्पररी है, मुझे ऐसे नहीं जीना है और नया समाज बन सकता है, उसमें मैं योगदान करूँगा। तो मूल्य शिक्षा से ये चीज़ें जो हो रही हैं वो समझ में आने लगती है कि ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है, और इनको ठीक करने के लिए क्या करना है वो उसकी समझ में आने लगता है। तो अगर ये मूल्य शिक्षा साथ में एक्टिविटीज़, इनके करने से एक छात्रों का विजन भी खुलता है, और जो गुणों का हम चाहते हैं कि उन्हें ये अच्छे गुण आ जाए, चाहे वो बॉन्डिंग है, दोस्ती है, शिकायत मुक्तता है, शारीरिक श्रम है, समय से सोना है, जब खूब खेलेंगे तो वो काम भी हो जाएगा। सर आज के वर्तमान परिवेश में मानवता अर्थपूर्ण होकर अपनी परिभाषा बदलते हुए दिख रही है सर, क्योंकि जैसे उसके साथ अर्थ अटैच्ड होता है तो परिभाषा एक अलग रूप ले लेती है। तो सर क्या उचित होगा कि मानवता को भी प्रोफेशनलाइज किया जाए? क्योंकि कई बार हमने देखा है सर कि गाहे बगाहे मानवता के दृष्टिकोण से एक बच्चा, एक लड़का या लड़की, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो काफ़ी अच्छा वक्त दे बैठते हैं किसी को, मगर इन रिटर्न उन्हें दूसरा आदमी समझाता है कि ओह तुमने क्या किया, तो वहाँ पे थोड़ा सा वो लो फील करते हैं। तो किस तरीके से मानवता को प्रिजर्व किया जाए सर? देखिए, मानवता जो है ये हमें नेचुरल है, हम मानव हैं, इसके साथ जो गुण हैं ये ऑटोमेटिक हैं। विवेकानंद ने तो कहा ही था कि शिक्षा का उद्देश्य है कि मानव में जो देवत्व छिपा हुआ है उसको समझ पाना और उसका एक्सप्रेशन होना, उसका जो है व्यक्त हो जाना। तो ये तो अपने अंदर की चीज़, इसमें अगर ध्यान दिलाते हैं तो मूल्य शिक्षा में एक ये भी होता है कि अपने अंदर को समझना। तो बाहर के जो दबाव आते हैं, बाहर जो चल रहा है, उससे हम प्रभावित नहीं होते हैं, और जब हम अपने अंदर से कनेक्ट हो जाते हैं तो इसमें हमको एक आनंद की स्थिति भी मिलती है।
तो आज के समय सर तो इसका मतलब एक काफ़ी बेचैनी देखता हूँ मैं। हाँ हाँ। तो शायद या तो इंसान अपने अंदर नहीं झांक पा रहा, क्योंकि जो चीज़ें भी अर्थ से हट के गई हैं, यानी जिनका उद्देश्य पैसे से थोड़ा सा इतर है, ठीक है, उन्हें न मूल्यवान समझा जा रहा है कई जगह। ऐसा नहीं है, लोग तो हैं जो मूल्य देते हैं, लेकिन अजीब स्थिति देखने को मिलती है। मूल्य शिक्षा का वास्तव में कहें तो यही उद्देश्य है कि आदमी स्वयं को पहचाने कि पैसे का क्या रोल है, उसकी क्या भूमिका है और क्या नहीं। ये समझना मूल्य शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है आज। क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि पैसे की आवश्यकता नहीं है, अर्थ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अर्थ ही सब कुछ है। इस तरफ जब चले जाते हैं तो हम अपना संतुलन खो बैठते हैं, फिर हम पैसे में ही लग जाते हैं, अपने परिवार को छोड़ देते हैं। बाद में समझ में आता है कि हमने क्या किया। कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। हम अपने बच्चों को, माता पिता को समय नहीं देते, क्योंकि हम पैसे की होड़ में, पैसे की रेस में हैं। तो हमको ये समझ पाना कि पैसे की क्या भूमिका है और क्या नहीं है। पैसे से अगर हम ये समझते हैं कि हमको तृप्ति मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। पैसे से हमें भोजन, वस्त्र, रहने का और अच्छे से हम अपने परिवार को दे पाएंगे, लेकिन तृप्ति के लिए दूसरे को, मानव अपने परिवार में लोगों को समझना है, उनके साथ समय व्यतीत है। और इसी तरह जब हम अपनी लार्जर से बड़ी भूमिका को देखते हैं तो समाज में हमारी क्या भूमिका बनती है, वो खाली पैसे से निर्धारित नहीं होती। अगर हम ये कर लेते हैं तो हम पाते हैं कि हम तृप्त हैं। इसके बाद लोग कहते रहें कि आपको और पैसा कमाना था, आपने तो कम कमाया। बोले मेरे पास है ना, मैं अपने मज़े में हूँ, अपने परिवार के साथ आनंद में हूँ और मैं उनको समय देता हूँ, तो मैं तृप्ति में हूँ, मैं सुखी हूँ, ये कह पाते। अच्छा सर, जैसे विगत कई महीनों से कई घटनाएं हो जा रही हैं, कई पीयर प्रेशर हुआ या कई कारणों से बच्चों के अंदर सुसाइड अटैम्प्ट की तरफ उनका रुझान बढ़ गया है। तो सर कहीं ना कहीं वो इंसान असफल तो महसूस कर रहा है। तो सर असफल स्थिति को किस तरीके से झेला जाए, जरा इस पर कुछ बताइए। नहीं, सवाल तो ये हो रहा है कि वो बच्चा, लोग तो कह रहे हैं सफल हो गया, आईआईटी में एडमिशन हो गया, और इतना दबाव में बच्चा क्यों? तो इसमें हम कहीं उनको एक पूरी पूर्णता नहीं दिखा पा रहे। और जो तैयारी हुई है, घोर कंपटीशन के साथ वो आया है, और इतनी मेहनत करने के बाद अच्छे विश्वविद्यालय में आया है, इसके बाद वो पाता है कि ये तो मैं करना नहीं चाहता था, ये तो मुझे मेरा विषय, मेरा कुछ और में मेरा इंटरेस्ट था, मैं दूसरी चीज़ें करना चाहता हूँ, और अचानक मैं अब यहाँ ऐसी जगह आ गया जहाँ मुझे और कंपटीशन में ये वही चीज़ करनी है, स्पर्धा और प्रतियोगिता। तो उसमें बच्चे में बहुत दबाव पैदा हो जाता है। और यदि किसी कारणवश पहले सेमेस्टर में ठीक से नहीं कर पाए, क्योंकि सभी अच्छे छात्र आ गए, तब उनके साथ ये समझें कि कंपटीशन ही अगर करना है, तो कंपटीशन के बदले हम तो साथ में मिलकर करना है, कोऑपरेशन। तो वो कंपटीशन के भाव में, और सारे ही अगर कंपटीशन के भाव में, तो वो सब अपने को अकेला महसूस करते हैं। फिर उनको लगता है कि अरे मेरे से तो बहुत आशाएं थी, मेरे परिवार की और लोगों की, मैं उस पर खरा नहीं उतर रहा हूँ। तो सो कॉल्ड सफल होने के बाद भी जब वो इसको पहचान नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, इस तरह से मैं किस प्रकार इससे दुविधा से निकलूं, तो उसमें बच्चे जो हैं डिप्रेशन या अवसाद में चले जाते हैं, और दुर्भाग्य से उनमें से कुछ फिर आत्महत्या, सुसाइड की तरफ। और सर ये आईआईटी का ही अब नहीं रह गया, तो मतलब ओवरऑल जितने भी सब जगह फैल सिस्टम से, इनफैक्ट जो बच्चे कोचिंग में जा रहे हैं तैयारी करने के लिए कोटा में, वहाँ स्थितियाँ देखी गई। हाँ, तो लगातार हम सुनते हैं खबरें कि वहाँ सुसाइड हो गया, सुसाइड हो गया। कितना दबाव है। सर इसका सलूशन यही है कि ये जो अंधी दौड़ में सब शामिल हो गए हैं,
उसको पहचाने कि हम अंधी दौड़ में, हर एक व्यक्ति का, हर एक अपना एक स्वाभाविक नेचुरल टैलेंट होता है, उसके अनुसार चलेंगे। और अगर सब चलने लगेंगे तो ये कंपटीशन भी एकदम कम होगा। आशा है मुझे कि पूर्णतः खत्म ही हो जाए, पर कोई आर्ट में जाना चाहता है, संगीत में जाना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग, कोई लेखक बनना चाहता है, ये सारे अच्छे काम हैं और इनसे जीविका भी हो सकती है, जीविका उपार्जन हो सकता है और हम अच्छे से जी सकते हैं। जब सब लोगों को लगता है नहीं मुझे यही करना है, तो फिर लगता है कि अरे सीटें इतनी है नहीं, कैसे सब आएंगे। तो अननेसेसरी बिना बात लोग जो स्पर्धा है वो बहुत घनघोर हो जाती है और उसके कारण और दबाव बनता है और कुछ लोग टूट जाते हैं। सर लास्ट पर एक अंतिम प्रश्न ये है कि इस मानवीय समाज से क्या अपेक्षा है सर आपकी, क्योंकि एक लंबे सफ़र के बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, आईआईटी के डायरेक्टर जो थे तो और पूरा समाज, विश्व समाज आप देखा है सर आपने, तो कुछ वैसी आशाएं बताइए तो सर, अपेक्षाएं जो आपकी हैं। देखिए इस समय स्थिति बहुत विकट हो गई है, क्योंकि एक बड़े रूप से समाज जो है वो उसको लग रहा है भौतिक सुविधाएं चाहिए, पैसा चाहिए, वो भी नहीं, पैसा चाहिए। सब लोग एक प्रकार से उस रेस में पड़ रहे हैं। और अगर विश्व स्तर पर देखेंगे तो जो मानव में जो युद्ध शुरू हो चुके हैं कि कब क्या हो जाए ये कहना मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ प्रकृति का ह्रास चल रहा है, तो उस तरह से स्थिति विकट है। लेकिन मुझे पता है कि विकट स्थिति में ही एकदम से लोगों को समझ में आता है कि हो क्या। और यदि मैं तो कहूँगा अगर 10% लोगों को समझ में आ जाए तो समाज बदल जाए। क्योंकि सर जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, कोरोना, पोस्ट कोरोना, हाँ, लोग ऑर्गेनिक चीज़ों को महत्व देने लगे, बिल्कुल देसी चीज़ों को थोड़ा महत्व देने लगे। लोगों को ये भी समझ में आया है कि दूर जगह जाके पैसे कमाना एक बाध्यता लगती थी, पर उन्हें लगा कि अगर दिक्कत आती है तो हम अपने गांव में ही लौट के आते हैं और वहाँ पे हमें आहार की सुरक्षा है, रहने की जगह है और कपड़ा भी है, अन्य बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन इतना समझ में तो आया है, लेकिन एक पूरे देश के रूप में हम शिक्षा और स्वास्थ्य को ठीक करना, वो मुझे लगता है बड़ी उपलब्धि होगी। जो अभी अछूती है, जो अभी उसमें बहुत बुरा हाल है, शिक्षा की गुणवत्ता और स्वास्थ्य की कमी और स्वास्थ्य के जो जिसको कहेंगे कि अस्पताल जो भी कहेंगे, वहाँ पे दवाओं और सर्जरी पे जोर है इस समय बहुत। अच्छा सर, बीएचयू और आईआईटी हाँ, इस पर कुछ थोड़ा सा जाते जाते एक ऐसी चीज़ बताइए कि कुछ कौन सी चीज़ें हैं जो काफ़ी खास हैं सर बीएचयू की, जिसका इम्प्रेशन हर आने वाले में पड़ता है। बीएचयू अद्भुत यूनिवर्सिटी है, अद्भुत विश्वविद्यालय। ये कोई भी आप ज्ञान की विधा सोच लीजिए, उसका डिपार्टमेंट यहाँ पर, और इतने सारे छात्र, इतने सारे अध्यापक एक जगह पर हैं, हर फील्ड यहाँ पर उपलब्ध है। तो ये तो एक अद्भुत विश्वविद्यालय है और ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम से निकला, ये अंग्रेज़ों ने नहीं बनाया, ये भारत ने स्वयं बनाया। लेकिन ये पहचानने की ज़रूरत है कि आज की शिक्षा में जिस तरह से कंपार्टमेंट बन गए हैं, जो छात्र सोशल साइंस में लेगा वो सोशल साइंस के ही कोर्स करेगा, बाकी नहीं करेगा। जो इससे पहले भी जब इंजीनियरिंग आईआईटी इसका हिस्सा थी तो आईआईटी के छात्र सिर्फ इंजीनियरिंग पढ़ेंगे और बीएचयू के दूसरे कोर्स नहीं लेंगे। तो इसको कहेंगे साइलोज जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको तोड़ने की ज़रूरत है। छात्र एक फैकल्टी से दूसरी फैकल्टी में कोर्स ले सके और रिसर्च भी कर सके। तो सर जैसे एक विंग आईआईटी एमएचआरडी के द्वारा गवर्न होती है, बीएचयू का हिस्सा यूजीसी के द्वारा गवर्न होता है,
मेरी एक इच्छा थी दिल की कि क्यों ना MHRD पूरे BHU को कवर करें, ताकि मेरे विचार से वो मुद्दा नहीं है, क्योंकि चाहे UGC हो चाहे MHRD हो, इनफ फ्रीडम दी हुई है ओके कि भाई BHU के छात्र IIT में के कोर्सेज लें, IIT के छात्र BHU के कोर्सेज लें, इसमें तो कोई रोकने वाला नहीं है। ये तो आपस में ही हमें तय करना है। और अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी का देखें तो वो तो इसको प्रमोट कर रही है, वो तो कह रही है कि आप जो है कहीं भी विश्व में कहीं से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, इतने प्रतिशत आप क्रेडिट अर्न कर सकते हैं, क्रेडिट बैंक बनाया जा रहा है। ये काम ये तो हम IIT और BHU को मिलकर पहले से ही कर लेना चाहिए था, उसे अब कर दें, अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे ज्ञान की विधा कहीं नहीं है मेरे विचार से, इस स्केल पर इतने बड़े और इतने विभिन्नता को लिए हुए और रोचकता को लिए हुए अद्भुत विश्वविद्यालय। आपने सुना प्रोफेसर सर की बातें, और आप सभी को बताऊं कि जो लोग भी इस चैनल पे देखें हम सर से जो जिन बातों पर प्रकाश डलवाए हैं, तो कम से कम कुछ भी हिस्सा अगर हो सके तो इम्प्लीमेंट करें, और इस तरीके की कई चीज़ें हम लाएंगे। आप सभी को धन्यवाद।